डोलो डालू 2 द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 81। मेंग होंचन ने भी अपना सिर झुका लिया। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हालांकि उसकी आंखों में एक जिद्दी लुक था। जैसा कि उसने पहले कहा था, वह सुयू द्वारा दी गई सोल बोन को किसी दूसरी औरत के हाथों में जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिर्फ इसका ख्याल ही मौत से बदतर महसूस होता था। दोनों लड़कियों के भाव देखकर सुयू धीरे से मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, अगर वह उन्हें थोड़ा उकसाता नहीं तो ये दोनों अभी भी उसके साथ शिष्टाचार की बातें ही कर रही होतीं। इनका अच्छे से ख्याल रखना। इन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ समय निकालो, ये तुम दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी, सुयू ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ये दोनों सोल बोन्स टॉप क्वालिटी की थीं। कुछ मायनों में वे साधारण 100,000 ईयर सोल बोन्स से बहुत अलग नहीं थीं, खासकर इसलिए क्योंकि वे उन दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। इसने उन्हें और भी दुर्लभ बना दिया था। केवल उनके लिए ही सुयू इन बोन्स को देगा। अगर कोई और होता तो वह इन बोन्स को अपनी स्टोरेज रिंग में धूल फांकने देना पसंद करता, बजाय इसके कि उन्हें किसी को दे दे। सिर्फ इसलिए कि उसके पास कई सोल बोन्स थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें लापरवाही से बांट देगा। समझ गई, मेंग होंचन ने धीरे से जवाब दिया। उसकी खूबसूरत बर्फीली नीली आंखों ने सुयू पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। दूसरी ओर वैंग डोंगर ने अपने हमेशा के अभिमानी अंदाज में जवाब दिया, चूंकि तुमने पहले ही इन्हें बाहर निकाल लिया है, इसलिए ये यंग मास्टर तुम्हें चेहरा देने, सम्मान देने से मना नहीं कर सकता। मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भविष्य में इससे भी बेहतर गिफ्ट दूंगी। उसके शब्द हमेशा की तरह उसके सुंदरे स्टाइल को दर्शाते थे, जो उसके व्यक्तित्व से मेल खाता था। क्लियर स्काई सेक्ट की उत्तराधिकारी के रूप में उसके परिवार की संपत्ति अविश्वसनीय रूप से व्यापक थी, इसलिए उसका बयान पूरी तरह से निराधार नहीं था। हालांकि सुयू ने इसे दिल पर नहीं लिया। क्लियर स्काई सेक्ट की तुलना में वह कहीं अधिक अमीर था। स्टारडाउ फॉरेस्ट के विशाल संसाधनों तक पहुंच के साथ अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह उसे मिल जाता। सुयू को विश्वास नहीं था कि डीटीएन ने उसके लिए सोल बोन्स तैयार नहीं की होंगी। ट्रू ड्रैगन सोल बोन्स दूसरों के लिए दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नहीं। उसने बस अभी तक उनके लिए नहीं पूछा था। ठीक है, बहुत देर हो रही है। कैसा रहेगा अगर हम सब बाहर खाना खाने चलें? मेरी तरफ से दावत, सुयू ने खड़े होते हुए कहा। जरूर, चलो पिछली बार वाली बारबेक्यू जगह पर चलते हैं। उनका रोस्ट मीट स्वादिष्ट होता है। वैंग डोंगर सबसे पहले सहमत हुई। वह फिर से बारबेक्यू खाने के लिए उत्सुक थी। बस उस रसीले रोस्ट लैम के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। सुयू ने अपनी बाहें सिकोड़ीं। उस बारबेक्यू जगह पर उसका पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा था, भोजन की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की वजह से। इविल सोल मास्टर्स और बाद में लॉन्ग शाओयाओ की उपस्थिति, दोनों ने सुयू पर भारी दबाव डाला था। लेकिन अब जब उसके पास है बोडोंग जैसा एक शक्तिशाली सहयोगी था, तो उसकी पिछली आशंकाएं दूर हो गई थीं। लॉन्ग शाओयाओ, वह कितने आइस ड्रैगन्स को संभाल सकता था? एल्डर है के रक्षक के रूप में होने पर डरने की क्या बात थी? ठीक है, चलो बारबेक्यू के लिए चलते हैं। सिस्टर मेंग, क्यों न तुम अपने भाई को भी साथ चलने के लिए कहो? सुयू ने मेंग होंचन की ओर देखा। मेंग होंचन क्षण भर के लिए चौंक गई, फिर मधुरता से मुस्कुराए। ठीक है, जल्द ही। मेंग होंचन ने सियो होंचन को साथ चलने के लिए बुलाया। चारों युवा फिर से इकट्ठा हुए और बारबेक्यू के लिए निकल पड़े। वे वूज बारबेक्यू रेस्टोरेंट लौटे, एक पूरा रोस्ट लैम्प, कुछ सब्जियां और फल ऑर्डर किए। इस बार उन्होंने ग्रिल्ड फिश ऑर्डर नहीं की, बल्कि इसके बजाय कुछ मैरिनेटेड सीफूड व्यंजन चुने। चारों के समूह ने पहले की तरह खिड़की के पास वही प्राइवेट रूम लिया और अपने खाने का इंतजार करते हुए बातचीत और हंसी मजाक करने लगे। सुयू खिड़की के पास बैठा था, जहां से वह बाहर सड़क का नज़ारा देख सकता था। मेंग होंचन और वैंग डोंगर उसके दोनों तरफ बैठी थीं, जबकि सियो होंचन उसके सामने बैठा था। वैंग डोंगर ने ऊपर अपना हाथ सुयू के कंधे पर रखा और आलस से खिड़की के बाहर देखने लगी। इस बीच सुयू मुफ्त मिलने वाले वीट जूस की चुस्की ले रहा था। ये शुरू में थोड़ा कड़वा था, लेकिन बाद में मीठा स्वाद छोड़ गया, जो साफ तौर पर शुद्ध गेहूं से बना था। सियो होंचन ने अपने हाथ बांध लिए और एक बुरी नीयत वाली मुस्कान के साथ सुयू की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से सुयू के दुर्भाग्य का आनंद ले रहा था। सुयू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा 100,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का मासिक वजीफा स्टाइपेंड रद्द कर दिया गया है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इतने लंबे समय तक क्लास छोड़ दी। अब तुम्हें अपनी सजा मिल रही है। हम सियो होंचन सुयू को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था और उसे मुसीबत में देखकर वह फूला नहीं समा रहा था। भाई, सुयू ने जानबूझकर क्लास नहीं छोड़ी। तुम हमेशा ऐसी अप्रिय बातें क्यों कहते हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अगली बार मैं तुम्हें साथ नहीं लाऊंगी। मेंग होंचन से अब और रहा नहीं गया और वह सुयू के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ी। सुयू इतना अच्छा इंसान था, उसने उसे इतनी हाई क्वालिटी वाली सोल बोन तक दे दी। फिर भी उसका भाई उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहा था। मेंग होंचन को ये कुछ ज्यादा ही लगा।
सीओ होंचन अवाक रह गया। ठीक है, तुम इस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन क्या तुम्हें इतना पक्षपाती होना ज़रूरी है? तुम अभी तक उसके साथ जुड़ी भी नहीं हो और तुम पहले से ही अपने भाई को डांट रही हो। गुस्से और हताशा में सीओ होंचन खुद को सुयू को और भी नापसंद करते हुए पाया। सुयू ने अपना कप नीचे रखा और धीरे से मुस्कुराया। सीनियर सीओ, आपकी जानकारी पुरानी हो गई है। हॉल मास्टर ने पहले ही मेरा 100,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का मासिक वजीफा बहाल कर दिया है। आपको ये कैसे नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता। तुम अलस्ट्रियस वर्चू हॉल के यंग मास्टर होकर भी ऐसी बात नहीं जानते। सुयू के शब्द तीखे थे, व्यंग्य से भरे हुए। जब जुबानी जंग की बात आती थी तो वह किसी से नहीं डरता था। यह असंभव है। तुम बिना अनुमति के इतने समय से अनुपस्थित थे। ये पहले से ही काफ़ी उदारता है कि उन्होंने तुम्हें और सजा नहीं दी। वे सजा को कैसे हटा सकते हैं? सीओ होंचन को विश्वास नहीं हो रहा था। अगर यह सच होता तो क्या वह हंसी का पात्र नहीं बन जाता? और क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके दादाजी ने ही उसे धोखा दिया था? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना हम एक शर्त बेट लगाएं? सुयू ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। कैसी शर्त? सीओ होंचन ने पूछा। साधारण, अगर मैंने जो कहा वह सच है तो तुम पर मेरा एक लेवल 5 सोल बैरियर उधार रहेगा। अगर यह सच नहीं है तो मैं तुम्हें एक सोल बोन दूंगा, सुयू ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्या तुम गंभीर हो? सीओ होंचन हैरान था। सोल बोन के साथ शर्त? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं था? बिल्कुल, जब तक कि तुम्हें न लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सुयू ने जवाब दिया। कोई शर्त नहीं। सीओ होंचन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सोल बोन की शर्त लगाने का मतलब था कि सुयू बहुत आश्वस्त था, और हारने का मतलब एक सोल बैरियर देना भी होगा। ये बहुत जोखिम भरा लग रहा था। सीओ होंचन इतनी लापरवाही करने वाला नहीं था। ओह, क्या तुम डर गए? सुयू ने शांति से कहा, लेकिन उसके शब्दों ने सीओ होंचन के माथे की नसें फुला दीं। एक अहंकारी युवक के रूप में सीओ होंचन को नीचा दिखाया जाना पसंद नहीं था। सुयू की बात उसके दिल पर लगी। सीओ होंचन तुरंत तैश में आ गया। ये सिर्फ एक लेवल 5 सोल बैरियर है। मैं शर्त स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो सोल बोन तुम दे रहे हो वह 10,000 ईयर से कम पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक 10,000 ईयर सोल बोन बनाम एक लेवल 5 सोल बैरियर, कौन अधिक कीमती था? जाहिर है, सोल बोन। हालांकि ढाल शील्ड कीमती थी, लेकिन वह 10,000 ईयर सोल बोन जितनी कीमती नहीं थी। इसके अलावा मूल कहानी में अलस्ट्रियस वर्चू हॉल की टीम सभी को लेवल 5 सोल बैरियर्स से लैस करने की क्षमता रखती थी, जिससे पता चलता था कि वे कितने अमीर थे। सोल इंजीनियर्स के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। भाई, ये बहुत ज़्यादा है। तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, मैंगहोंचन ने विरोध किया। एक 10,000 ईयर सोल बोन की कीमत कम से कम 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स होती है। एक लेवल 5 सोल बैरियर, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसकी कीमत अधिकतम 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स के आसपास होती है, और वे अपनी खुद की भी बना सकते थे। मैंगहोंचन के लिए उसके भाई की मांग सिर्फ लालच थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे शर्त लगाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। वह हमेशा मना कर सकता है, सीओ होंचन ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, एक 10,000 ईयर सोल बोन। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा, सुयू ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर वह हारने वाला तो था नहीं। वह तब कैसे हार सकता था जब उसे पहले से ही परिणाम पता था? इसलिए शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह एक मुफ्त सोल बैरियर जीतने वाला था। अच्छा, तो ये तय रहा। जो भी अपनी बात से पीछे हटेगा वह काया होगा। सीओ होंचन जल्दी से सहमत हो गया। उसने सुयू को पीछे हटने का मौका नहीं दिया। वह सोल बोन पाने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंगहोंचन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्त पहले ही तय हो चुकी थी। वह केवल हताशा में सीओ होंचन को घूर सकती थी। उसकी घूरने वाली नज़र लगभग जानलेवा थी। सीओ होंचन ने उसकी नज़र से बचते हुए अनदेखा करने का नाटक किया। उसने सीटी बजाई और इधर उधर देखने लगा, उसकी आंखों से नज़रें न मिलाने की कोशिश की। दूसरी ओर वैंग डोंग मन ही मन सीओ होंचन के साहस से प्रभावित थी। सुयू के खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत करना, क्या उसे सब कुछ खोने का डर नहीं था? वैंग डोंग जानती थी कि सुयू बिना आत्मविश्वास के कभी कुछ नहीं करता। अगर सुयू शर्त लगा रहा था तो इसका मतलब था कि उसे पूरा भरोसा था। ऐसा लग रहा था कि सीओ होंचन बहुत कुछ हारने वाला है। रोस्ट लैम यहाँ है। उसी समय ताज़ा पका हुआ खुशबूदार रोस्ट लैम अंदर लाया गया। वैंग डोंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। सीओ होंचन ने भी उम्मीद में अपने हाथ मले, ये दोनों खाने के शौकीन। जैसे ही लैम परोसा गया, सीओ होंचन ने बिना समय बर्बाद किए एक पैर लेग तोड़ लिया। वैंग डोंग ने भी उसका अनुसरण किया और दूसरा पैर पकड़ लिया। सुयू, थोड़ा लो। मैंगहोंचन ने एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और सुयू को थमा दिया। धन्यवाद।
सू यू ने उसे धन्यवाद दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज पाउच से एक छोटी सी आकृति निकाली, जू डी स्नो एम्प्रेस। छोटी स्नो एम्प्रेस ने सू यू की ओर देखा, उसका चेहरा शिकायत से भरा था। वह नाखुश थी। सू यू उसे इतने लंबे समय तक उस अंधेरी जगह में कैसे छोड़ सकता था। यह क्या है? वाह, कितना प्यारा छोटा बच्चा है। नाजुक और मनमोहक स्नो एम्प्रेस को देखकर मेंग होंगचन की आंखें चमक उठीं। वैंग डोंग भी इतनी स्तब्ध थी कि वह अपने मुंह में मांस चबाना भूल गई। उसकी आंखें सदमे में फटी रह गईं। उसने खाना निगला और पूछा, सू यू, ये किसका बच्चा है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? सू यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, वह मेरे परिवार से है। तुम्हारे परिवार से? क्या तुम्हारा पहले से ही एक बच्चा है? चटाक। सू यू ने वैंग डोंग के माथे पर उंगली से मारा, फ्लिक, जिससे दर्द के कारण वैंग डोंग की आंखों में आंसू आ गए। आउच, तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? वैंग डोंग ने शिकायत की। वह खुद को पीड़ित और अपमानित महसूस कर रही थी। क्योंकि तुम कभी बोलने से पहले सोचती नहीं हो। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई मतलब भी है? सू यू ने वैंग डोंग की जंगली कल्पना से तंग आकर जवाब दिया। खैर, तुमने कहा कि वह तुम्हारे परिवार से है। मैं गलत कैसे नहीं समझती? वैंग डोंग बुदबुदाया, अभी भी खुद को गलत महसूस कर रही थी। यह मेरी छोटी बहन है, जू। क्या ये प्यारी नहीं है? सू यू मुस्कुराया और उसने छोटी स्नो एम्प्रेस के गाल को रगड़ा। बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी। मेंग होंगचन की आंखें ममतामयी स्नेह से चमक उठी। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। जू को पहली बार देखकर उसका दिल पिघल गया। वैंग डोंग भी खुद को रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि सू यू के मारने वाले दर्द को भी भूल गई। सू यू, क्या मैं उसे पकड़ सकती हूँ? वह बहुत ही प्यारी है। मेंग होंगचन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भी उसी इच्छा से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि वह भी छोटी स्नो एम्प्रेस को पकड़ना चाहती थी। सू यू ने धीरे से मना करते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उसे पकड़ने नहीं देना चाहता, लेकिन ये छोटी बच्ची लोगों को लेकर बहुत नखरे वाली है। वह केवल मुझे ही खुद को पकड़ने देती है, वह किसी और को खुद को छूने नहीं देगी। सू यू को पूछने की भी जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि स्नो एम्प्रेस इसकी अनुमति नहीं देगी। जब से वह बाहर आई थी, उसकी निगाहें पूरी तरह से उसी पर टिकी थीं, बाकी सबको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। आखिर यह स्नो एम्प्रेस थी, एक्सट्रीम नॉर्थ की पूर्व शासक। हालांकि उसका आकार छोटा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग नहीं बदला था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह सू यू के अलावा किसी और इंसान को खुद को पकड़ने दे। बाकी लोग उसकी नज़र में भी नहीं थे। सच में, मेंग होंगचन और वैंग डोंग दोनों ही स्पष्ट रूप से निराश दिखीं। इतनी प्यारी छोटी बच्ची, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं सकी। कितने अफसोस की बात है। वैसे, सू यू, तुम उसे रखते कहाँ हो? तुम्हारा सोल टूल जीवित चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकता, है ना? वैंग डोंग सू यू के साथ 8 महीने से अधिक समय तक रहने के कारण उसकी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। मेरे पास एक और सोल टूल है जो जीवित प्राणियों को स्टोर कर सकता है, सू यू ने लापरवाही से समझाया। ओह, वैंग डांग ने समझकर जवाब दिया और आगे नहीं पूछा। वैसे, क्या छोटी जू खाना चाहती है? वह इतनी छोटी है और उसे खाए हुए इतना समय हो गया है। वह अब तक भूख से मर रही होगी, है ना? क्या वह रोस्ट मीट खा सकती है? वैंग डोंग को अचानक एक अजीब विचार आया और वह जू को कुछ रोस्ट मीट खिलाना चाहती थी। सू यू, सन्नाटा। 1 साल के बच्चे को रोस्ट मीट कौन खिलाता है? ऐसा सोचने के लिए किस तरह के दिमाग की ज़रूरत होती है? वैंग डोंग ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया, ये देखकर कि सू यू के चेहरे के हाव भाव ने सब कुछ कह दिया था। इस नन्ही जान का अपना खाना है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सू यू ने वैंग डोंग पर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। फिर उसने एक बोतल निकाली जिसमें आइस मैरो के साथ मिलाया हुआ शहद का पानी था। शहद बेरलॉट का था और आइस मैरो जू को खिलाने के लिए एकदम सही था। बेशक, ये सिर्फ साधारण आइस मैरो था, 10,000 ईयर वाली वैरायटी नहीं। अगर सू यू के पास वह होता तो उसने उसे खुद ही इस्तेमाल किया होता। जू ने दोनों हाथों से बोतल पकड़ी और संतुष्टि से पिया। जहां तक उसे घूरने वाले दूसरों की बात थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए वे बस अस्तित्व में ही नहीं थे। यह महक, मीठी बर्फ की ऊर्जा के संकेत के साथ, क्या वह आइस मैरो के साथ मिलाया गया है? और तुम वह एक बच्चे को खिला रहे हो? वैंग डोंग की आंखें फटी रह गईं। 1 साल के बच्चे को आइस मैरो खिलाना? क्या सू यू के घर में कोई खान पान थी या कुछ और? वह उसे इस तरह खिलाने का खर्च कैसे उठा सकता था? डोलो डालू 2, द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 82। क्या इसमें कोई समस्या है? सू यू ने वैंग डोंग की ओर देखा और उदासीनता से बोला। वैंग डोंग, जरूर, क्यों नहीं, तुम बहुत अमीर इंसान हो। अब वैंग डोंग को आखिरकार समझ में आ गया, सू यू वास्तव में बहुत मालदार था। लेकिन नन्ही जू अभी बहुत छोटी है। क्या वह अभी से आइस मैरो खाने को संभाल सकती है? क्या इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा?
आइसमैरो निश्चित रूप से एक फ़ायदेमंद चीज़ थी, लेकिन ये बच्ची अभी बहुत छोटी थी। क्या इतना शक्तिशाली सप्लीमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा? मैंगहोंचन की चिंता सुनकर सू यू ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, जू की शारीरिक बनावट कॉन्स्टिट्यूशन आम लोगों से अलग है। यह उसे फ़ायदा ही पहुंचाएगा। क्या मजाक था, आखिरकार जू स्नो एम्प्रेस थी। वह केवल इंसान नहीं थी, वह एक स्नो मेडन भी थी। थोड़ा आइस मैरो खाना, इससे उसे नुकसान कैसे हो सकता था? भुने हुए मांस जैसे चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ वही थे जिनसे स्नो एम्प्रेस बचती थी। उसका आहार शुद्ध और हल्का होना चाहिए था। ओह, मैंगहोंचन ने सिर हिलाया, अब वह चिंतित नहीं थी। स्नो एम्प्रेस की देखभाल करते हुए सू यू ने भी खाना शुरू कर दिया। रोस्ट लैम वाकई कुछ खास था। हालांकि यह उसके अपने खाना पकाने के स्तर का नहीं था, फिर भी यह एक दुर्लभ व्यंजन था। मैंने सुना है कि अगला सोल मास्टर टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है। क्या अकेडमी की कोई योजना है? सू यू ने वीट जूस का एक घूंट लेते हुए लापरवाही से पूछा। मैंगहोंचन मांस काटते हुए बीच में रुकी और जवाब दिया, अकेडमी इस सोल मास्टर टूर्नामेंट को बहुत गंभीरता से ले रही है। ऑफिशियल टीम के सदस्य सभी इलस्ट्रियस वर्चू हॉल के टॉप छात्र हैं। टीम लीडर संभवतः मा रूलोंग होंगे, जो एक लेवल 62 सोल एम्परर और एक लेवल 6 सोल इंजीनियर हैं। अन्य सभी सदस्य सोल किंग्स और लेवल 5 सोल इंजीनियर्स हैं। एक सोल एम्परर और 6 सोल किंग्स। इतना मजबूत! वैंग डोंगर चौंक गई। सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी के प्रतियोगी बिल्कुल अलग स्तर पर थे, उनमें एक सोल एम्परर भी था। वे ऑफिशियल टीम के सदस्य इतने प्रभावशाली नहीं हैं। मा रूलोंग के अलावा बाकी सब बस ठीक ठाक ही हैं, सीओ होंचन ने तिरस्कार के भाव से कहा। जब वह केवल 4 रिंग स्तर पर था, तब उसने मुश्किल से मी जिया को हराया था। अब जब वह 5 रिंग स्तर पर पहुंच गया है, तो केवल मा रूलोंग ही उससे अधिक शक्तिशाली था और मा रूलोंग उससे कई साल बड़ा था। सीओ होंचन को विश्वास था कि वह जल्दी या बाद में मा रूलोंग से आगे निकल जाएगा। उसकी आंखों में उसका एकमात्र असली प्रतिद्वंद्वी सू यू था, वह जिसे वह जीवन भर पीछे छोड़ने की कोशिश करता रहेगा। मेरे भाई की बकवास मत सुनो। वे ऑफिशियल टीम के सदस्य बहुत मजबूत हैं, मैंगहोंचन ने सीओ होंचन पर एक नज़र डालते हुए कहा। वे विशिष्ट छात्र हैं जिनमें अकेडमी ने भारी निवेश किया है। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वैंग डोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सू यू की ओर देखा। वह उसका मूल्यांकन सुनने के लिए उत्सुक थी। उसे सू यू की राय पर अधिक भरोसा था। सू यू, तुम्हें क्या लगता है? मैं बस देख रहा हूँ, सू यू ने उदासीनता से जवाब दिया। मेरा मतलब है, तुम्हें उनके प्रतिनिधियों की ताकत के बारे में क्या लगता है? वैंग डोंग ने थोड़ा चिढ़ते हुए दबाव डाला। वे ठीक हैं, लेकिन अगर वे श्रेक अकेडमी को हराना चाहते हैं तो यह मुश्किल होगा। श्रेक के पास कम से कम 2 सोल एम्परर्स हैं, सू यू ने टिप्पणी की। और दोनों ही विस्फोटक हमलों एक्सप्लोसिव अटैक्स में अच्छे हैं, जिनकी आक्रामक क्षमता बहुत मजबूत है। मा शाओटाओ और दाई यूहेंग दोनों के पास उल्लेखनीय समग्र शक्ति थी। मा शाओटाओ की विस्फोटक शक्ति विशेष रूप से भयानक थी। मूल कहानी में उसकी ईवल फायर फीनिक्स इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकी और उसने मौके पर ही सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी के 2 छात्रों को जिंदा जला दिया था। यह महिला, जो खुद को आग लगा सकती थी, एक खतरनाक दुश्मन थी, हालांकि केवल दूसरों के लिए। उसके लिए मा शाओटाओ कोई बड़ा खतरा नहीं थी। उसकी आइस एम्परर की क्षमताएं स्वाभाविक रूप से मा शाओटाओ की ईवल फायर फीनिक्स का मुकाबला करती थीं। श्रेक की टीम में 2 सोल एम्परर्स हैं। तुम्हें ये कैसे पता? सीओ होंचन शांत नहीं रह सका। 2 सोल एम्परर्स, यह एक अतिशयोक्ति लग रही थी। यह मत भूलो कि मैं कहाँ से हूँ। क्या मेरे लिए श्रेक अकेडमी के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतना कठिन है? सू यू ने बिना ऊपर देखे शांत स्वर में जवाब दिया। सीओ होंचन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। सही है, सू यू आइस गॉड पैलेस से था। वह शायद उनके खुफिया नेटवर्क तक पहुंच सकता था। श्रेक के उन 2 सोल एम्परर्स की ताकत क्या है? मैंगहोंचन ने मुख्य प्रश्न पूछते हुए कहा। एक वाइट टाइगर मार्शल सोल के साथ लेवल 64 सोल एम्परर है। दूसरा लेवल 67 है, जिसका ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल है। तुम्हें लेवल 67 ईवल फायर फीनिक्स से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जहां तक व्हाइट टाइगर सोल एम्परर की बात है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है। सुयू ने हल्के से टिप्पणी की, जैसे कि वह दाई यूहेंग को गंभीरता से नहीं ले रहा था। व्हाइट टाइगर, हालांकि यह एक टॉप टियर मार्शल सोल था, लेकिन ये कुछ असाधारण नहीं था। मजबूत था, लेकिन उत्कृष्ट नहीं। मार्शल सोल रैंकिंग में ये ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन से एक पायदान नीचे भी था। सुयू को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है, जब तक कि यह हेल व्हाइट टाइगर फ्यूजन टेक्निक करने के लिए हेल स्पिरिट कैट के साथ मिल फ्यूज न जाए। यह उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह ईवल फायर फीनिक्स कितनी मजबूत है? सीओ होंचन ने उत्सुकता से पूछा। 1-on-1 मुकाबले में वह शायद मा रूलोंग को इतनी बुरी तरह हरा सकती है कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि उत्तर दिशा कौन सी है। बेशक, मैं यहाँ मा रूलोंग को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूँ, सुयू ने अपना कप नीचे रखते हुए धीरे से कहा।
ये सुनकर मेंग होंचन का चेहरा गंभीर हो गया और यहाँ तक कि सीओ होंचन के चेहरे से मुस्कान भी गायब हो गई। क्या ईवल फायर फीनिक्स वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? वे सभी जानते थे कि मा रूलोंग की ताकत बहुतों से बेहतर थी। ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में एकेडमी बहुत दबाव में होगी। लगता है कि अब हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, सीओ होंचन ने आत्मविश्वास से अपने बाल झटकते हुए घोषणा की। वह स्वभाव से आशावादी था, आत्मा आश्वस्त था और सुयू की बातों से विचलित नहीं हुआ। नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध, वैंग डोंगर अपनी आंखें घुमाते हुए बुदबुदाए। सिर्फ एक सोल किंग, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम छोटे बच्चे, तुम क्या जानते हो? मैं रिजर्व टीम का कप्तान हूँ। सीओ होंचन गर्व से फूलते हुए वैंग डोंगर को घूरने लगा। रिजर्व टीम का कप्तान? वैंग डोंगर ने भ्रमित होकर अपनी भौहें चढ़ाईं। मेंग होंचन ने समझाया, रिजर्व टीम में वे लोग शामिल हैं जो अगले टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि रिजर्व टीम को अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं चुना गया है, लेकिन मेरा भाई ऐसे डींगे मार रहा है जैसे वह पहले से ही कप्तान हो। लेकिन 3 लोगों की जगह कमोबेश पक्की है, उसने धीरे से जोड़ा। कौन? वैंग डोंगर ने पूछा। मेंग होंचन ने धीरे से जवाब दिया, मेरा भाई, मैं खुद। और उसने अपने पास बैठे व्यक्ति की ओर देखा। सुयू। वैंग डोंगर की आंखें समझदारी में फैल गईं। हाँ, सुयू भी पहले से चयनित रिजर्व टीम सदस्यों में से एक है। लेकिन ये सार्वजनिक जानकारी नहीं है, बाकी एकेडमी को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। आधिकारिक चयन प्रक्रिया अकेडमी सत्र शुरू होने के बाद शुरू होगी। संभावना है कि एक रिजर्व टीम सिलेक्शन टूर्नामेंट होगा। 15 साल या उससे कम उम्र के छात्र जो अपने तीसरे वर्ष में हैं, वे सभी भाग ले सकते हैं, उसने आगे कहा। हम पहले से चयनित सदस्य शुरुआती दौर को छोड़कर सीधे टॉप 32 से शुरू कर सकते हैं। जो फाइनल 8 में पहुंचेंगे वे रिजर्व टीम बनेंगे और समग्र विजेता कप्तान होगा। ओटिल्डर, अब मुझे समझ आया, वैंग डोंगर ने सीओ होंचन को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। तो चयन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी कोई खुद को कप्तान कह रहा है? बेशर्म। सीओ होंचन का चेहरा लाल हो गया। मेरी ताकत के साथ कप्तान बनना बहुत आसान होगा। इस एकेडमी में मेरी तुलना किससे की जा सकती है? वैंग डोंगर ने ताना मारा, क्यों न तुम पहले सुयू को हरा दो। मैं शर्त लगाती हूं कि तुम उसके सामने 3 चालों तक भी नहीं टिक पाओगे। तुमने क्या कहा? सीओ होंचन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? वैंग डोंगर ने अपने हाथ बांध लिए और चुनौती देते हुए घूरने लगी। भाई, मुसीबत खड़ी मत करो। मेंग होंचन ने उसे जल्दी से शांत करने की कोशिश की, उसे चिंता थी कि कहीं वह अपना आपा न खो दे। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो इसे बाहर ले जाओ और यहाँ कुछ मत तोड़ना, सुयू ने ठंडे स्वर में कहा। सुयू की बात सुनकर वैंग डोंगर शांत हो गई। सीओ होंचन पर गुस्से में फुफकारते हुए दूसरी ओर मुड़ गई। लेकिन सीओ होंचन अभी भी गुस्से में था, मेज पर झुककर सुयू को घूर रहा था। सुयू, अगर वैंग डांग कहता है कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं, तो क्यों ना हम एक शर्त बेट लगाएं? सीओ होंचन ने चुनौती दी, उसका आभा और भयंकर था। रिजर्व टीम सिलेक्शन के दौरान चलो एक उचित लड़ाई करते हैं और देखते हैं कि असली एकेडमी जीनियस कौन है। क्या तुम हिम्मत करोगे? सुयू ने अपनी भौहें चढ़ाईं। ये लड़का हद पार कर रहा था। भाई, गड़बड़ करना बंद करो, मेंग होंचन ने बीच में टोका। मेंग, यह मर्दों का मामला है, दखल मत दो, सीओ होंचन ने उसे हाथ हिलाकर मना करते हुए जवाब दिया। मेंग होंचन अवाक रह गई। ये सब चीज़ें बिगाड़ना कैसे नहीं था? इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, सीओ होंचन फिर से सुयू की ओर मुड़ा। सुयू, तुम जानते हो कि वे क्या कहते हैं, एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। हम में से केवल एक ही यहाँ का टॉप डॉग सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उसने कहा। अगर तुम सहमत नहीं हुए तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। तुम नहीं चाहोगे कि मैं हर समय तुम्हारे पीछे लगा रहूं, है ना? सुयू ने गहरी सांस ली, अपने माथे पर उभरती नस को दबाते हुए। ठीक है, अगर तुम लड़ाई पर अड़े हो तो चलो एक मुकाबला करते हैं। लेकिन सावधान रहना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अतीत में सुयू ने उस पर थोड़ी दया दिखाई होगी, लेकिन सीओ होंचन की जिद को देखकर उसने उसे एक असली सबक सिखाने का फैसला किया। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम अपना पूरा जोर लगा दो। बहुत आसानी से जीतना मज़ेदार नहीं होगा, सीओ होंचन ने आत्मविश्वास से सीना फुलाकर जवाब दिया। मेंग होंचन चिंतित दिख रही थी। चाहे कोई भी जीते, उसे बुरा लगेगा। इसके अलावा उसे संदेह था कि उसके भाई के पास सुयू के खिलाफ बहुत कम मौका है, जिसकी शक्ति शायद पहले से ही एक सोल एम्परर के बराबर हो सकती है। उसे डर था कि सीओ हार को अच्छी तरह से नहीं झेल पाएगा। चिंता मत करो, सुयू ने उसे आश्वस्त किया। ये सिर्फ एक दोस्ताना मैच है, यहाँ कोई भी हारने पर टूट नहीं जाएगा, सही है ना ब्रदर सीओ? सीओ होंचन मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन सुयू, अगर तुम हार गए तो उदास मत होना। यही बात तुम्हारे लिए भी है, सुयू ने शांति से जवाब दिया। हारने पर अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू मत कर देना। सीओ होंचन हंसा। जैसे कि
मैं सीओ होंगचन हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं हारने पर लटका रहूं। इसके अलावा मैं हारने वाला नहीं हूँ। सुयू धीरे से मुस्कुराया, फिर मेंग होंगचन की ओर मुड़ा। सिस्टर मेंग, अब बेहतर महसूस कर रही हो? मेंग होंगचन का चेहरा लाल हो गया, उसकी निगाहें नर्म हो गईं क्योंकि उसने उसकी विचारशीलता से प्रभावित होकर उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम नहीं खाओगे तो मांस ठंडा हो जाएगा। वैंग डोंगर ने बीच में आकर सुयू के मुंह में मांस का एक टुकड़ा ठूंसते हुए वह पल तोड़ दिया। सुयू हंसा, अपना सिर हिलाया और खाना जारी रखा। भरपेट भोजन के बाद सुयू छोटी जू को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। चलो टहलने चलते हैं, उसने नीचे की ओर ले जाते हुए कहा। बिल चुकाने के बाद समूह बारबेक्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। एक अंधेरे कोने में काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दिलचस्पी के साथ उन चारों किशोरों को देख रहा था। उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक थी। उससे फिर मुठभेड़ हुई, वह बुदबुदाया। और अब वह सोल एंसेस्टर स्तर तक पहुंच गया है। इतनी तेज प्रगति, कितनी दिलचस्प है। अचानक एक ठंडी आवाज ने उसे टोका। इतना दिलचस्प क्या है? काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चौंक कर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सफेद बालों वाला एक नीले वस्त्र पहने हुए वृद्ध उसके पीछे खड़ा था, जिससे एक बर्फीला अभिमानी आभा और निकल रहा था। वह आदमी चुपचाप करीब आया था, जिससे बूढ़ा आदमी पूरी तरह से बेखबर था। मेरे दोस्त, तुम काफी समय से देख रहे हो। क्या यह इतना लुभावना है? बोडोंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसकी उपस्थिति बर्फ के राजा किंग ऑफ आइस के दबदबे को दर्शा रही थी। तुम कौन हो? काले कपड़े पहने आदमी ने हाई अलर्ट पर होकर पूछा। किसी का नाम पूछने से पहले क्या तुम्हें अपना परिचय नहीं देना चाहिए? बोडोंग ने उदासीनता से जवाब दिया। मैं लोंग शाओयाओ हूँ, काले कपड़े पहने आदमी ने जवाब दिया। तो ड्रैगन एम्परर डोलो, जिसने कभी महाद्वीप को हिला दिया था। कोई आश्चर्य नहीं है। बोडोंग के भाव थोड़े बदल गए जब उन्हें लोंग शाओयाओ की महान स्थिति याद आई। डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 83। मानवता के 3 अल्टीमेट डोलो में से एक, डार्कनेस होली ड्रैगन मार्शल सोल के साथ और ड्रैगन एम्परर की उपाधि। वह ड्रैगन गॉड डोलो म्यूएन और डेथ गॉड डोलो येजेसुई से गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में वह संभवतः डेथ गॉड डोलो येजेसुई के साथ है और होली स्पिरिट कल्ट के भीतर एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उससे इतनी शक्तिशाली आभा और निकल रही है। मेरा सामना डोलो कॉन्टिनेंट के एक सच्चे टॉप टियर पावर हाउस से हुआ है। हालांकि बोडोंग बहुत अधिक भयभीत नहीं थे। हालांकि लोंग शाओयाओ मजबूत था, उन्हें लगा कि वह खुद शायद उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। तुमने मेरे बारे में सुना है, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी उपाधि टाइटल क्या है? लोंग शाओयाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। वह लगभग 100 वर्षों से महाद्वीप से अनुपस्थित थे और अब बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे। फिर भी उनके सामने मौजूद व्यक्ति न केवल महान शक्ति रखता था, बल्कि उनके बारे में बहुत कुछ जानता भी लग रहा था। संभावना थी कि यह व्यक्ति उसी पीढ़ी का हो, लेकिन उसे उसकी कोई याद क्यों नहीं थी। मैं बोडोंग हूँ। बोडोंग ने अपना सिर उठाया और शांति से बात की। उनकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उसमें एक बर्फीला अहंकार और दबदबा था जो दुनिया को हिला देने वाला लग रहा था। बोडोंग। लोंग शाओयाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में बोध की एक लहर दौड़ी और उसके भाव सदमे में बदल गए। आइस एम्परर बोडोंग। जब सिस्टम ने बोडोंग की पहचान की व्यवस्था की थी तो कुछ चीज़ें चुपचाप डोलो कॉन्टिनेंट की वास्तविकता में एकीकृत हो गई थीं। जिस तरह जिंग होंगचन शुरू से ही आइस गॉड पैलेस के बारे में जानता था, लोंग शाओयाओ भी बोडोंग के बारे में जानता था। ओह, तुमने मेरी उपाधि के बारे में सुना है? बोडोंग ने दिलचस्पी के साथ अपनी भौहें चढ़ाईं। आइस गॉड पैलेस के हाई प्रीस्ट आइस एम्परर बोडोंग, सच्चे पावर हाउसों के बीच शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आपके बारे में न सुना हो। हालांकि मैं थोड़ा हैरान हूँ। क्या आइस गॉड पैलेस हमेशा दुनिया से छिपा हुआ नहीं रहा है? आइस एम्परर डोलो अचानक रेडियंट सिटी में क्यों दिखाई देंगे? लोंग शाओयाओ के भावों में कुछ भ्रम झलक रहा था। उसकी याद में आइस गॉड पैलेस हमेशा अलग थलग रहा था, महाद्वीप के संघर्षों में शामिल होने से बचता रहा था। अब रेडियंट सिटी में आइस गॉड पैलेस के स्तंभ बोडोंग की उपस्थिति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। आइस गॉड पैलेस का मेरा शिष्य बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करना चाहता था। युवाओं के अपने विचार होते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, है ना? लेकिन एक अल्टीमेट डोलो के रूप में क्या आपके लिए एक जूनियर की जासूसी करना अनुचित नहीं है? बोडोंग के चारों ओर की ठंडी हवा थोड़ी और बढ़ गई और उनकी निगाहें तेज हो गईं। यदि लोंग शाओयाओ का उत्तर किसी भी तरह से असंतोषजनक होता तो ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देंगे। लोंग शाओयाओ का दिल धड़क उठा। तो वह युवक आइस गॉड पैलेस से था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल था। उसके दिमाग में एक विचार आया और लोंग शाओयाओ ने समझाया, आपने गलत समझा है। मैं बस उस बच्चे से इत्तेफाक से मिला था। ये देखते हुए कि वह युवा होने के बावजूद अत्यधिक शिक्षित है और उसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल है, मैं केवल उत्सुक था। उसके प्रति मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था।
मैं जीवन भर अकेला रहा हूँ, मेरा कोई शिष्य या उत्तराधिकारी नहीं है। मैं केवल उस युवक का अवलोकन कर रहा था कि क्या वह मेरी विरासत को संभालने के लिए उपयुक्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस गॉड पैलेस का शिष्य होगा। लगता है मुझसे गलती हो गई। क्या ऐसा है बोडोंग ने काफ़ी देर तक लॉन्ग शाओ को घूरा, फिर ये पुष्टि करने के बाद कि सुयू के प्रति उसका कोई हानिकारक इरादा नहीं था, उनके दिल में जो मामूली हत्या की मंशा थी वह फीकी पड़ गई। चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप फिर कभी गुप्त रूप से जासूसी नहीं करेंगे। अगर इससे संघर्ष होता है तो वह आदर्श नहीं होगा। मेरी आपके साथ तलवारें टकराने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि कौन अधिक मजबूत है, तुम्हारा ड्रैगन एम्परर या मैं, आइस एम्परर। लॉन्ग शाओ को गहरी नज़र से देखने के बाद बोडोंग की आकृति चुपचाप गायब हो गई, अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई, बिना किसी निशान के लुप्त हो गई। लॉन्ग शाओ के भाव और भी गंभीर हो गए। इस तरह अंतरिक्ष में घुलने मिलने की क्षमता उस संबंध में बोडोंग की श्रेष्ठता का प्रमाण थी। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसे हराने की किसी भी उम्मीद के लिए मुझे शायद उसके ये जेसुइट 7 सेना में शामिल होने की आवश्यकता होगी। आइस गॉड पैलेस वास्तव में असाधारण है, और हमेशा से यह अफवाह रही है कि आइस गॉड पैलेस में एक से अधिक हाई प्रीस्ट हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। यदि ऐसा है तो आइस गॉड पैलेस वास्तव में काफ़ी दुर्जय है। लॉन्ग शाओ धीरे से बुदबुदाया और अंधेरी रोशनी की एक चमक के साथ वह भी चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। इस बीच सुयू और उसके साथियों ने रेडियंट सिटी का अच्छी तरह से भ्रमण करने के बाद रात होने से पहले एकेडमी लौट आए। अंदर पहुंचते ही चारों अलग हो गए। मेंगहोंगचन और सियो होंगचन एक के बाद एक चले गए, जबकि सुयू वैंग डोंगर के साथ डॉर्मेट्री में लौट आया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वैंग डोंगर सीधे बाथरूम की ओर चली गई, ताज़ा स्नान का आनंद लेने के लिए दरवाजा कसकर बंद कर लिया। स्वच्छता के बारे में सतर्क रहने के कारण वह इधर उधर घूमने के बाद दिन भर का पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुयू एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने सामने सोल टूल फंडामेंटल्स और कॉलरे डिज़ाइंस की किताबों पर नज़र डाली। ये वे किताबें थीं जिन्हें उसने एकेडमी की गोपनीय लाइब्रेरी से उधार लिया था, एक ऐसा विशेषाधिकार जो सामान्य छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन सुयू को दिए गए विशेष भत्तों में से एक था। उसने एक किताब उठाई और लापरवाही से उसके पन्ने पलटने लगा। 5th लेवल कॉर एरेज 4th लेवल की तुलना में कहीं अधिक जटिल थे। एक्सट्रीम नॉर्थ में खेती कल्टिवेशन के अपने महीनों के दौरान उसकी सोल पावर तो बढ़ गई थी, लेकिन बिना अभ्यास के उसकी सोल टूल विशेषज्ञता रुक गई थी। अब कुछ खाली समय मिलने पर उसका इरादा इन विषयों का गहराई से अध्ययन करने का था। जब सुयू शांति से पढ़ रहा था तो उसकी तेज इंद्रियों ने बाथरूम से पानी की छपाक की आवाज़ सुनी। किसी कारण से उसे अपने भीतर थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अनुचित विचारों को दबा दिया और तुरंत स्पष्ट महसूस किया। बहुत अधिक संवेदनशील होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, सुयू ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वह अपने कानों में ठूंसने के लिए कपड़े की 2 पट्टियों को रोल करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था वह अचानक रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और एक पलक झपकते ही बालकनी पर आ गया। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई जो अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। बोडोंग। यंग मास्टर, कैसा रहा? सुयू ने धीरे से पूछा। मेरी लॉन्ग शाओ के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात हुई और मुझे कुछ बातें पता चलीं। बोडोंग के अनुसार लॉन्ग शाओ ने सुयू का मूल्यांकन किया था कि क्या वह अपनी विरासत को संभालने के लिए उपयुक्त है। सुयू ने बोडोंग द्वारा साझा की गई हर बात को ध्यान से सुना। इस लॉन्ग शाओ की प्रतिभा के लिए अच्छी नज़र है। ये सुनकर सुयू हंसा कि लॉन्ग शाओ उसे एक शिष्य के रूप में चाहता था। लॉन्ग शाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ध्यान दिया जाना उसकी बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण था। अन्यथा लॉन्ग शाओ ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। सब कुछ के बावजूद लॉन्ग शाओ का शिष्य बनना सवाल से बाहर था। यदि उसने ऐसा किया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि डीटीएन, बोडोंग और गुयुइना जैसी हस्तियों को लॉन्ग शाओ को अपना सीनियर मानना पड़ेगा? ये कैसे संभव हो सकता है? लॉन्ग शाओ का वह स्तर नहीं था। अगर कुछ भी होता तो वह यहाँ आकर सुयू के रक्षक प्रोटेक्टर के रूप में कार्य कर सकता था, वह अधिक उपयुक्त होता। आखिरकार वह अल्टीमेट डोलो था और सुयू की उसमें कुछ दिलचस्पी थी। लेकिन ऐसी बातें कहना करने से कहीं आसान थीं। इसे हासिल करना स्वर पर चढ़ने जितना कठिन होगा। ऐसा नहीं था कि वह ये जिसुई को किडनैप कर सकता था और लॉन्ग शाओ से कह सकता था, तुम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ हो, है ना? यायान शोर्जे को किडनैप कर सकता था, उसकी पहचान उजागर कर सकता था और कह सकता था, तुम बिना उत्तराधिकारी के नहीं रहना चाहते, है ना? दोनों में से कोई भी परिदृश्य यथार्थवादी नहीं लगा। आइस गॉड पैलेस अभी अजेय नहीं था। यह एक ही समय में होली स्पिरिट कल्ट और श्रेक अकेडमी दोनों को अपमानित करने की स्थिति में नहीं था। भले ही उसके पास ताकत होती, वह उस तरह से काम नहीं कर सकता था। ऐसी रणनीतियां बहुत ही नीच थीं।
इसके अलावा ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मेलोड्रामेटिक प्लॉट जैसा लग रहा था। एल्डर है, आपको लॉन्ग शाओयाओ की ताकत के बारे में क्या लगता है? सू यू ने विषय बदलते हुए पूछा। जब वह लॉन्ग शाओयाओ को देखता था तो यह कोहरे के पार देखने जैसा था, अस्पष्ट और दूर। वह जानता था कि लॉन्ग शाओयाओ मजबूत था, लेकिन वह ये भी जानता था कि दी टियन अधिक मजबूत था। और उसने अनुमान लगाया कि है बोडोंग लॉन्ग शाओयाओ से भी अधिक मजबूत थे। लेकिन कितने अधिक, और उनके बीच का अंतर कितना महत्वपूर्ण था, सू यू बता नहीं सकता था। अंत में वह केवल अटकलें लगा रहा था, जो जरूरी नहीं कि सटीक हों। लेकिन है बोडोंग से सुनना अलग होगा। उनके कल्टीवेशन लेवल के साथ है बोडोंग का निर्णय सू यू के अनुमानों से कहीं अधिक विश्वसनीय था। उसका कल्टीवेशन मुझसे कम नहीं है, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूँ। ये सुनकर सू यू ने मन ही मन थम्स अप दिया। अब एक मास्टर इसी तरह बात करता है। उसका कल्टीवेशन मुझसे कम नहीं है, उसके बाद एक लापरवाह, मैं उसे मार सकता हूँ। शानदार, क्या तुम गंभीर हो? सू यू ने अपने मजाकिया विचारों को किनारे रखते हुए गंभीरता से पूछा। मैं हूँ, है बोडोंग ने पूर्ण निश्चितता के साथ उत्तर दिया। ये सुनकर सू यू गहरे विचार में डूब गया। है बोडोंग अभी अपने चरम पर नहीं थे, उनका कल्टीवेशन केवल डेमीगॉड स्तर पर था। यदि लॉन्ग शाओयाओ का कल्टीवेशन है बोडोंग के तुलनीय था, तो इसका मतलब था कि वह भी एक डेमीगॉड था। जहां तक है बोडोंग के इस दावे की बात है कि वह लॉन्ग शाओयाओ को मार सकते हैं, सू यू ने उस पर विश्वास किया। है बोडोंग के पास अर्थ लेवल टेक्निक्स और कौशल स्किल्स तक पहुंच थी, लॉन्ग शाओयाओ के पास उसका मुकाबला करने के लिए क्या था? यहाँ तक कि अर्थ लेवल स्किल्स के बिना भी है बोडोंग का फ्रोजन ड्रैगन सॉ अकेले ही सोल मास्टर दुनिया पर हावी हो सकता था। हालांकि है बोडोंग केवल एक डेमीगॉड थे, लेकिन वह शायद डीटीएन से बहुत कमज़ोर नहीं थे। जहां तक डीटीएन की बात है, सुयू ने अनुमान लगाया कि लॉन्ग शाओयाओ की ताकत के बारे में जो कुछ उसने सीखा था, उसके आधार पर वह पहले से ही एक क्वाजी गॉड था। ड्रैगन गॉड्स क्लॉ के साथ डीटीएन वास्तव में डोलो कॉन्टिनेंट में तांडव मचा सकता था, जिससे गॉड लेवल से नीचे सबसे मजबूत की उपाधि कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। दिलचस्प, सुयू बुदबुदाया, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। एक व्यक्ति के रूप में आपको लॉन्ग शाओयाओ के बारे में क्या लगता है? सुयू ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। वह मजबूत दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वह एक भटकी हुई आत्मा की तरह है, जैसे कि उसके पास अस्तित्व का कोई कारण ही न हो। है बोडोंग ने लॉन्ग शाओयाओ द्वारा दिए गए एहसास को याद करते हुए बाहें सिकोड़कर जवाब दिया। उनकी मनस्थिति में कुछ गड़बड़ थी। आपकी अंतर्दृष्टि हमेशा की तरह तेज है। लॉन्ग शाओयाओ एक दुखद पात्र है, जिसे जीवन भर एक महिला द्वारा नियंत्रित मैनिपुलेट किया गया। इसके विपरीत ड्रैगन गॉड डोलोम्यूएन बहुत अधिक चतुर थे। उन्होंने न केवल उस महिला की साजिशों को समझा, बल्कि वह लॉन्ग शाओयाओ और उस महिला दोनों को अपना ऋणी महसूस कराने में भी सफल रहे। उस तरह की सोच काफ़ी उल्लेखनीय है। हालांकि मैं विशेष रूप से म्यूएन को पसंद नहीं करता, लेकिन वह लॉन्ग शाओयाओ से कहीं बेहतर है। और म्यूएन के चरित्र के बावजूद उन्होंने निश्चित रूप से श्रेक अकेडमी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। दूसरी ओर लॉन्ग शाओयाओ हमेशा बेड़ियों में रहा है, खुद को खोजने में असमर्थ। सू यू ने आह भरी। मानवता के 3 महान अल्टीमेट डोलो में लॉन्ग शाओयाओ का कल्टीवेशन सबसे गहरा था, फिर भी वह सबसे सीधा, अनिर्णायक और पहल की कमी वाला था। इस संबंध में ये जिसुई और म्यूएन दोनों उससे आगे निकल गए, और म्यूएन तो ये जिसुई से भी श्रेष्ठ था। यहाँ श्रेष्ठ का अर्थ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से था। हालांकि सुयू व्यक्तिगत रूप से म्यूएन को पसंद नहीं करता था, लेकिन मौका मिलने पर उसे थोड़ा जल्दी परलोक भेजने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो म्यूएन इस संबंध में लॉन्ग शाओयाओ से कहीं अधिक चतुर था। सू यू ने विस्तार से बताया। लॉन्ग शाओयाओ, ये जिसुई और म्यूएन के बीच जटिल उलझनों को याद किया। है बोडोंग ने विस्मय में अपनी जीभ थपथपाते हुए सुना। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही उन्हें लगा कि लॉन्ग शाओयाओ काफ़ी मूर्ख लग रहा था। अगर वह उनकी जगह होते तो वह निश्चित रूप से लॉन्ग शाओयाओ जितने भोले नहीं होते। फिर भी ये जिसुई एक विशेष रूप से नीच महिला लग रही थी। लेकिन है बोडोंग को जो सबसे ज़्यादा नापसंद था, वह था म्यूएन। यह एक पाखंडी हिपोक्रेट का प्रतीक था, और है बोडोंग पाखंडियों से सबसे ज़्यादा नफरत करते थे। म्यूएन मुझे यूशान की याद दिलाता है, दोनों एक जैसे ही घिनौने हैं, है बोडोंग ने म्यूएन से अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा। वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, सुयू ने अपना सिर हिलाया। यूशान और म्यूएन एक ही प्रकार के नहीं थे। है बोडोंग ने मुंह बनाया, लेकिन चर्चा जारी नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया। यंग मास्टर, चूंकि लॉन्ग शाओयाओ इतना मूर्ख है, शायद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लॉन्ग शाओयाओ के व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता के बावजूद उसकी ताकत निर्विवाद थी। अगर वे उसे अपनी टीम में शामिल कर सकें तो वह एक उत्कृष्ट रक्षक एनफोर्सर साबित होगा। ये सही समय नहीं है। जब तक ये जिसुई आसपास है, लॉन्ग शाओयाओ उसे नहीं छोड़ेगा। जहां तक ये जिसुई की बात है, मेरा उससे कभी कोई लेन देन करने का इरादा नहीं रहा है।
एक बार ईवल सोल मास्टर, हमेशा एक ईवल सोल मास्टर। शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हो, वे ईवल सोल मास्टर होने के सार को धो नहीं सकते। मैं लाभ के लिए किसी के भी साथ सहयोग कर सकता हूँ, मैं श्रेक अकेडमी के साथ शिष्टाचार का दिखावा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ईवल सोल मास्टर्स के साथ सहयोग नहीं करूँगा, ये सिद्धांत की बात है। सू यू ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। ईवल सोल मास्टर्स के बारे में उनका हमेशा से एक दृढ़ विश्वास था, एकमात्र अच्छा ईवल सोल मास्टर वही है जो मर चुका हो। उन्होंने इस मूर्खतापूर्ण विचार का उपहास किया कि ईवल सोल मास्टर्स मरने के लायक नहीं हैं। अगर वे नहीं, तो कौन मरने के लायक था? वह एक दुष्ट मार्शल सोल होने का मतलब यह नहीं है कि कोई बुरा है, लेकिन ईवल सोल मास्टर होना निश्चित रूप से बुरा है। ईवल सोल मास्टर बनने के कारणों के बावजूद एक बार जब उन्होंने उस रेखा को पार कर लिया, तो वे उसकी हिट लिस्ट में थे। बुराई को पूरी तरह से खत्म करना, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। यदि आप सांप को नहीं मारते, तो आप बाद में काटे जाने का जोखिम उठाते हैं। है बोडोंग ने उदासीनता से कंधे उचकाए। उन्हें भी ईवल सोल मास्टर्स पसंद नहीं थे, और ये जिसुई, वह उन्हें और भी नापसंद थी। जहां तक लॉन्ग शाओयाओ की बात है, एक समय के महान पावरहाउस को एक महिला द्वारा खिलौना बनाया जा रहा है। ये तो बस हास्यास्पद था। हाँ, है बोडोंग को लॉन्ग शाओयाओ पर दया नहीं है, उन्हें वह हास्यास्पद लगा। एक महिला, विशेष रूप से वह जो स्वेच्छा से गिर गई थी और ऊपर चढ़ने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था, क्या वह इसके लायक थी? क्या लॉन्ग शाओयाओ उसके साथ सोया था? क्या ये जिसुई उससे प्यार करती थी? लेकिन क्या ये जिसुई लॉन्ग शाओयाओ की इतनी परवाह करती थी? है बोडोंग को इस पर संदेह था। बुद्धिमान है बोडोंग ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 84। कुछ और बातें करने के बाद है बोडोंग चुपचाप पीछे हट गए। सूयू कुछ ही पलों में अपनी डॉर्मेट्री में लौट आया। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए उसने एक किताब उठाई और धीरे से बैकरेस्ट के सहारे झुक गया, जैसे कि वह कभी वहां से गया ही न हो। क्लिक, बाथरूम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वैंग डोंग बाहर निकली। उसने हल्के नीले रंग का फिटेड टॉप और टाइट पैंट पहनी हुई थी। उसका ताज़ा धुला हुआ चेहरा लाल था, जिससे युवाओं वाली कोमल और धूप जैसी जीवंतता झलक रही थी। उसके हल्के नीले बाल अभी भी थोड़े गीले थे, जिनमें नमी साफ दिखाई दे रही थी। हलचल महसूस करते हुए सू यू मुड़ा और अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाते हुए उसकी ओर देखा। उसे मानना पड़ा कि केवल दिखावट के आधार पर वैंग डोंग काफ़ी असाधारण थी। क्या बात है? वैंग डोंग ने अपने बाल सुखाते हुए सू यू की नज़रें अपनी ओर पाकर आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, बस लगा कि तुम काफ़ी सुंदर, हैंडसम दिख रहे हो, सू यू ने लापरवाही से कहा। बेशक, वैंग डोंग ने अहंकार से अपना सिर पीछे झुकाया, उसे अपने लुक पर हमेशा भरोसा था। वैंग डोंग अपनी चप्पलें घसीटते हुए पास आई, जिससे एक हल्की और ताज़ा सुगंध आ रही थी। क्या तुम नहाने नहीं जा रहे? बहुत अच्छा महसूस होता है, उसने सू यू की ओर सिर झुकाते हुए पूछा। मैं बाद में जाऊंगा, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहता हूँ, सू यू ने जवाब दिया। ओह टिल्ड, वैंग डोंग ने प्रतिक्रिया दी और बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। सू यू, जब स्कूल शुरू होगा तो क्या तुम रिजर्व टीम के चयन में भाग लोगे? उसने अचानक पूछा, जैसे कि सामान्य बात हो। बिना सिर उठाए सू यू ने जवाब दिया, बिल्कुल। क्या तुम प्रतियोगिता में सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो? वैंग डोंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं किसका प्रतिनिधित्व करता हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट महाद्वीप भर के विशिष्ट छात्रों को इकट्ठा करता है। अनुभव प्राप्त करने का यह एक अच्छा अवसर है। सू यू ने अपनी किताब बंद की और शांति से कहा, इसके अलावा श्रेक अकेडमी के साथ मेरा थोड़ा मनमुटाव फ्रिक्शन है। मैंने सुना है कि उन्होंने कई वर्षों तक लगातार चैंपियनशिप जीती है। मैं ये देखना चाहूँगा कि जब वे हारते हैं तो कैसा लगता है। वैंग डोंग थोड़ा हैरान थी, लेकिन श्रेक अकेडमी के पास 2 सोल एम्परर प्रतिनिधि हैं और बाकी छात्र शायद सभी सोल किंग स्तर के सोल मास्टर्स हैं। जीतना मुश्किल होगा, है ना? सन मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी भी कमज़ोर नहीं है। इसके अलावा सोल एम्परर्स कोई खास बात नहीं है। एक सोल एम्परर अभी भी सिर्फ एक सोल एम्परर है, कोई सोल सेज नहीं। एक सच्चे मार्शल सोल एवटा के बिना वे इतने शक्तिशाली नहीं होते। सूयू का स्वर शांत था, लेकिन वैंग डोंग मन ही मन दंग रह गई। उसकी बातों से स्पष्ट था कि सूयू सोल एम्परर्स को बहुत ऊंचा नहीं मानता था। क्या यह आत्मविश्वास था या अहंकार, या फिर उसे सरासर दुस्साहस समझना चाहिए? यदि वह सूयू को अच्छी तरह से नहीं जानती होती तो वह सोचती कि वह अहंकारी हो रहा है, लेकिन उसे एक क्षण में देखने के बाद उसकी ताकत की ऊपरी सीमाओं अपर लिमिट्स का पता लगाना मुश्किल था। वैंग डोंग के नज़रिए से सूयू शायद डींगे नहीं मार रहा था, उसके पास अपनी बातों को साबित करने की शक्ति थी। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? वैंग डोंग एक शरारती मुस्कान के साथ सूयू के करीब झुकी। सूयू ने वैंग डोंग के चेहरे पर उंगली मारी, पोक और हंसा।
खैर, ये तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अगर तुम रिजर्व टीम में जगह बना पाती हो तो हम स्वाभाविक रूप से टीम बना सकते हैं। हे, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। बस इंतज़ार करो और देखो, मैं रिजर्व टीम में जगह बनाकर रहूंगी। वैंगडोंग आत्मविश्वास से हंसी। सू यू मुस्कुराया। वैंगडोंग की प्रतिभा वास्तव में उच्च थी, लेकिन रिजर्व टीम में आना आसान नहीं होगा। वह अभी भी केवल 12 वर्ष की थी और उसने अतीत में काफ़ी समय खेलकूद में बर्बाद किया था। यदि उसकी सोल पावर स्तर 38 या 39 के आसपास होती तो रिजर्व टीम में जगह पक्की होती। लेकिन वर्तमान स्थिति में बहुत सारे चर वेरिएबल्स थे। फिर भी यह असंभव नहीं था। अगर वैंग डोंग उस 50,000 ईयर ओल्ड गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग की सोल बोन को सोक अब्जॉर्ब लेती है जो सू यू ने उसे दी थी, तो मौका बन सकता था। उस सोल बोन की गुणवत्ता असाधारण थी। वैंग डोंग ने भी इस बारे में सोचा था। सू यू के साथ थोड़ी हंसी मजाक के बाद वह बिस्तर पर चली गई और सोल बोन को सोखना शुरू कर दिया। मन की शांति के लिए सोल बोन्स को जल्दी सोख लेना ही सबसे अच्छा होता है। सू यू ने अपना हाथ हिलाया और हवा के एक झोंके ने डॉर्मेट्री का दरवाजा बंद कर दिया। वह अपनी किताब पढ़ता रहा और साथ ही वैंग डोंग की रखवाली गार्ड भी करता रहा। सुनहरी लाल रोशनी ने पूरी डॉर्मेट्री को रोशन कर दिया, जिससे एक समृद्ध, पवित्र आभा निकल रही थी। वैंग डोंग का मार्शल सोल सक्रिय हो गया और रेडिएंट गॉडेस बटरफ्लाई के शानदार पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। शानदार नीली रोशनी की लहरें ज्वार की तरह उठीं, जो सुनहरी लाल रोशनी के साथ गुंथ गईं। रोशनी की शुद्ध आभा ने वैंग डोंग को और भी दिव्य बना दिया। सू यू ने बिना पलक झपकाए शांति से अपनी किताब के पन्ने पलटे। कागज की सरसराहट की हल्की आवाज कभी कभी सन्नाटे को तोड़ रही थी। श्रेक सिटी। महाद्वीप के चौराहे पर स्थित श्रेक सिटी पिछले कुछ दिनों से लोगों से गुलजार है। कारण, श्रेक अकादमी का वार्षिक नामांकन एनरोलमेंट सत्र फिर से आ गया था। महाद्वीप की शीर्ष अकादमी के रूप में हर साल बड़ी संख्या में छात्र श्रेक अकादमी में नामांकन के लिए उत्सुक रहते थे, जिससे स्कूल वर्ष की शुरुआत भीड़भाड़ वाली हो जाती थी। श्रेक अकादमी की एक सफ़ेद शिक्षण इमारत टीचिंग बिल्डिंग के सामने साधारण सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का चांदी जैसे बालों वाली और युवा दिखने वाली एक वृद्ध महिला से विनती कर रहा था। एक धमक के साथ वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। टीचर जो, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे मत निकालिए एक्सपेल। युहाव के भाव दर्द और दुख से भरे थे। आखिरकार श्रेक अकादमी में प्रवेश पाने और 1 साल की पढ़ाई के बाद अब उसे निष्कासन का सामना करना पड़ रहा था। युहाव अकादमी छोड़ने का विचार सहन नहीं कर सकता था। जोई ने युहाव की ओर थोड़े अधीरता के साथ देखा और ठंडे स्वर में कहा, युहाव, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, अकादमी के अपने नियम हैं। अकादमी की आवश्यकता है कि सभी प्रथम वर्ष के छात्र दूसरे वर्ष में जाने से पहले 2 रिंग्स तक पहुंचें। यह एक सख्त नियम है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा वर्तमान सोल पावर स्तर क्या है? युहाव के हाथ जमीन में धंस गए, उसके होंठ कांप रहे थे। 15, बिल्कुल, तुम केवल स्तर 15 पर हो। प्रथम वर्ष के सबसे कम सोल पावर वाले छात्र भी तुमसे अधिक मजबूत हैं। और तुम्हारी पहली सोल रिंग केवल 10 साल की विंड बबून है। मुझे बताओ, तुम्हें पदोन्नति मूल्यांकन एडवांसमेंट असेसमेंट में भाग लेने का क्या अधिकार है? जोई की आवाज़ तीखी थी। मुझे पता है कि तुमने कड़ी मेहनत की है, लेकिन कड़ी मेहनत प्रतिभा की कमी की भरपाई नहीं कर सकती। श्रेक अकादमी केवल राक्षसों मॉन्स्टर्स को स्वीकार करती है, साधारण लोगों को नहीं। और मेरी क्लास में मैं किसी भी बेकार व्यक्ति को अकादमी की प्रतिष्ठा खराब करने की अनुमति नहीं दूंगी। युहाव, अपना सामान पैक करो और अकादमी छोड़ दो। तुम योग्य क्वालिफाइड नहीं हो। अयोग्य शब्द ने युहाव को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके दिल से ठंडी हवा गुजरी हो। पिछले 1 साल में युहाव ने खुद को मजबूत करने के लिए भारी लोहे के वजन उठाकर हर दिन लगन से प्रशिक्षण लिया था। उसने पसीने की अनगिनत बूंदें बहाई थीं, फिर भी उसकी खेती कल्टिवेशन में बमुश्किल सुधार हुआ था। बीबी द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की मदद के बावजूद 1 साल के बाद उसकी सोल पावर केवल स्तर 15 तक पहुंच पाई थी। लेकिन अब अकादमी की 2 सोल रिंग्स की आवश्यकता के सामने यह एक दुर्गम बाधा की तरह लग रहा था। टीचर जो, युहाव की आवाज़ कांप उठी जब उसने एक बार फिर विनती करने की कोशिश की, लेकिन जोई टस से मज नहीं हुई। बस, जोई चिल्लाए, उसे बीच में ही रोक दिया। युहाव, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मुझे तुम्हें खुद बाहर फेंकना पड़ेगा? युहाव के हाथ जमीन को तब तक भींचते रहे जब तक उनमें से खून नहीं निकल आया। उसकी आंखें हताशा से लाल थीं और उसके भीतर एक गहरा आक्रोश पनपने लगा। कांपते हुए वह खड़ा हुआ और चुपचाप चला गया। उसकी आकृति एक चलते फिरते शव की तरह पतली और कमज़ोर लग रही थी। यदि वह कभी श्रेक अकादमी नहीं आता तो शायद चीज़ें बेहतर होतीं। लेकिन अब जब उसने यहाँ के जीवन का अनुभव कर लिया था तो निष्कासित किया जाना एक भारी झटका था। जोई के कठोर शब्दों ने चीज़ों को और भी बदतर बना दिया। उसे उसके साथियों के सामने कचरा वेस्ट कहा गया।
संवेदनशील और कमज़ोर युओ युहाव ने अपने दिल में बढ़ती कड़वाहट और अनिच्छा महसूस की। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? डोलो डालू टू द ट्रू गॉड किंग चैप्टर 85। श्रेक अकेडमी का इनर कोर्ट। डीन का कार्यालय। अचानक एक उग्र लाल आकृति तेजी से अंदर घुसी, जो ऊर्जा और गति से भरपूर थी। उसके लंबे, आग जैसे लाल बाल थे और अंडाकार चेहरा था, जो काफी सुंदर था। उसकी काया घुमावदार कर्वेशस थी, जिसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सिलहूट था जो असाधारण कर्व्स को दर्शाता था। उसकी लंबी टांगें सीधी और छरहरी थीं, मांसल और गोल, जिसकी गोरी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, बिना किसी दाग के। उसने जो लाल रंग के कपड़े पहने थे वे उस पर पूरी तरह जंच रहे थे। कुल मिलाकर वह विस्फोटक और उग्र ऊर्जा का एहसास करा रही थी। यदि सुयू यहाँ होता तो उसने गौर किया होता कि इस महिला की काया आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक थी। यहाँ तक कि मोहक जिजी की तुलना में भी वह कम नहीं थी। उसका वक्ष चेस्ट विशेष रूप से बड़ा और ध्यान खींचने वाला था। हलचल महसूस करते हुए यान शोर्जे मुड़े और उस लाल आकृति को देखकर उनके चेहरे पर बेबसी के भाव आ गए। सियोटाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमेशा बवंडर की तरह अंदर मत आया करो। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकती? यान शोर्जे ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। उनकी शिष्या में असाधारण प्रतिभा थी, जो ज़ैंग लेक्स्यूंग से कम नहीं थी। लेकिन उसका व्यक्तित्व वास्तव में सिरदर्द था। बहुत हिंसक, बहुत लापरवाह, और चाहे कितनी भी बार टोका जाए, उसने खुद को कभी नहीं बदला। वह इस शिष्या को बहुत मानते थे, इसलिए वे उसे बहुत कठोरता से डांट नहीं पाते थे। समय के साथ इस लड़की का स्वभाव और भी खराब हो गया था। टीचर, आप मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेने क्यों नहीं दे रहे हैं? दायुहेंग पूरी टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता। क्या वह टीम लीडर बनकर जीत पाएगा? मा शाओटाओ ने सीधे अपने आने का कारण बताया। जैसे ही उसे पता चला कि दाई युहेंग टीम का नेतृत्व करेगा, वह गुस्से से भड़क उठी। वह किस मामले में दाई युहेंग से कम थी? वह उसे आसानी से पीट सकती थी। ताकत के मामले में श्रेक की प्रतिनिधि टीम का नेतृत्व करने के लिए उससे अधिक योग्य कौन था? पहले दाई युहेंग का घमंडी चेहरा देखकर वह आग बबूला हो गई थी और उसका मन उसे वहीं पीटने का कर रहा था। मा शाओटाओ के क्रोधित चेहरे को देखकर यान शोर्जे ने अपना काम रोका और उसकी ओर देखा। तुम्हें टूर्नामेंट में भाग न लेने देना मेरा फैसला है। सियोटाओ, अब तुम अपनी ईवल फायर दुष्ट अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सकती, और यदि युद्ध के दौरान इसमें विस्फोट हुआ तो तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक होगा। ये निर्दोषों की जान ले सकता है और तुम्हारी अपनी जान को भी खतरे में डाल सकता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम समझती हो? लेकिन कोई लेकिन नहीं। यान शोर्जे ने मा शाओटाओ को बीच में ही रोक दिया, उसकी थोड़ी लाल आंखों की ओर देखा और आह भरी। ईवल फायर इतनी गंभीर हो गई थी, वे उसे प्रतियोगिता में भाग लेने कैसे दे सकते थे? यदि वह अन्य प्रतियोगियों को घायल कर देती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि ईवल फायर उसे ही निगल लेती, उसे अंधेरे में धकेल देती या उसे नुकसान पहुंचाती, तो वह सबसे अस्वीकार्य परिणाम होता। आखिरकार मा शाओटाओ उनकी इकलौती शिष्या थी। इस टूर्नामेंट का नेतृत्व दाई युहेंग करेगा। जहां तक टीम के लापता सदस्य की बात है, अकादमी एक सोल इंजीनियर की व्यवस्था करेगी। इस लाइनअप के साथ चैंपियनशिप जीतना पर्याप्त से अधिक होना चाहिए, यान शोर्जे ने आत्मविश्वास से कहा। दाई युहेंग अपने वाइट टाइगर मार्शल सोल और एक असॉल्ट टाइप बैटल सोल एम्परर के रूप में लेवल 64 की रैंक के साथ, और साथ में सोल किंग्स की पूरी टीम, वे कैसे हार सकते थे? श्रेक के सोल किंग्स और सोल एम्परर सभी विशिष्ट अलीट्स थे, जिनकी युद्ध क्षमता भीड़ से अलग थी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे कैसे हार सकते हैं। श्रेक अकेडमी ने लगातार अनगिनत चैंपियनशिप जीती थी, और इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन मा शाओटाओ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। टीचर, एक सोल इंजीनियर का क्या उपयोग है? हमारी टीम किसी भी सदस्य को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती सिवाय सोल इंजीनियर के। एक सोल इंजीनियर से जगह भरना, क्या ये कोई मजाक है? टीचर, बस मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं ईवल फायर को नियंत्रित करूंगी। मा शाओटाओ 2 कदम आगे बढ़ी, यान शोर्जे की बांह पकड़ी और लाड़ से विनती की। यान शोर्जे ने उसे घूर कर देखा। मुझसे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश मत करो, ये काम नहीं करेगा। तुम वादा करती हो? तुम क्या गारंटी दे सकती हो? जब ईवल फायर भड़कती है तो तुम्हारा पूरा शरीर जलने लगता है। क्या तुम समझती हो कि इससे कितना नुकसान हो सकता है? अकादमी में रहो और कहीं मत जाओ, वरना मुझे अपनी शिष्या न मानने के लिए दोष मत देना। इन शब्दों ने मा शाओटाओ को झकझोर दिया और उसने फिर कभी प्रतियोगिता की बात नहीं छेड़ी। वह बस थोड़ी शिकायत भरी नज़रों से यान शोर्जे को देखती रही। यान शोर्जे ने काफ़ी देर तक मा शाओटाओ को देखा और फिर बेबसी से आह भरी। सियोटाओ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारी ईवल फायर बहुत खतरनाक है। जब तक इसे दबाने के लिए कोई शक्तिशाली आइस टाइप विशेषज्ञ न हो, इसके फटने का जोखिम हमेशा बना रहता है। तुम न केवल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, बल्कि तुम्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी बंद करने की ज़रूरत है।
ईविल फायर को फटने से रोकने के लिए तुम्हें अपना मन शांत रखना चाहिए और बहुत भावुक होने से बचना चाहिए। यान शोजे ने दयालुता से सलाह दी, लेकिन माँ शाओटाओ को ऐसा लगा जैसे वह रो देगी। टूर्नामेंट में भाग न ले पाना ही काफ़ी बुरा था, लेकिन अब वह गुस्सा भी नहीं कर सकती थी और प्रशिक्षण भी नहीं ले सकती थी। यह ईविल फायर वास्तव में एक सिरदर्द थी। टीचर, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? माँ शाओटाओ ने हार न मानते हुए पूछा। एक तरीका है, यान शोजे ने समझाया। तुम अपनी फीनिक्स ईविल फायर को शुद्ध कर सकती हो, जिससे वह सबसे शुद्ध फीनिक्स फ्लेम में बदल जाए। यह न केवल ईविल फायर की समस्या को हल करेगा, बल्कि तुम्हारे मार्शल सोल को एक सच्चे फायर फीनिक्स में विकसित होने में मदद कर सकता है, जिससे वह एक अल्टीमेट फायर बन जाएगा। हालांकि इसके लिए अत्यंत दुर्लभ खजाने या महान शक्ति वाली चमत्कारिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ये तरीका बहुत कठिन है और व्यवहारिक नहीं है। वैकल्पिक रूप से तुम एक ऐसे सोल मास्टर के साथ बॉन्ड बना सकती हो जिसके पास अल्टीमेट आइस हो। समय के साथ उनकी ऊर्जा तुम्हारी ईविल फायर को दबा सकती है, दुष्ट ऊर्जा को खत्म कर सकती है और तुम्हें बदलने ट्रांसफॉर्म में मदद कर सकती है, जिससे तेज प्रगति होगी। इसके अलावा कोई वास्तविक समाधान नहीं है। भले ही कोई अस्थायी रूप से इसे दबाने में तुम्हारी मदद करे, ये केवल एक अल्पकालिक उपाय है, इलाज नहीं। यान शोजे ने सिर हिलाया। ईविल फायर को सुलझाना स्वाभाविक रूप से कठिन था और समाधान आसानी से उपलब्ध नहीं थे। मैं ईविल फायर से निपटने के लिए किसी के भी साथ यूं ही बंधन नहीं बनाने वाली, माँ शाओटाओ बुदबुदाई। यान शोजे के सुझाव पर उसका चेहरा लाल हो गया। समस्या यह है कि तुम इसे दबा नहीं सकती, यान शोजे ने आह भरी। मैं इसे दबा सकती हूँ, माँ शाओटाओ ने जिद की। तुम नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। यान शोजे चुप हो गए और बस माँ शाओटाओ को तब तक घूरते रहे जब तक कि उसने चुपचाप अपना सिर नीचे नहीं कर लिया। अंत में यान शोजे धीरे से बोले, तुम वाकई इसे नहीं दबा सकती। आह, क्या सिर दर्द है। यान शोजे ने अपनी कनपटी रगड़ी और बोले, एक बार यह टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें मदद के लिए आइस गॉड्स पैलेस ले जाऊंगा। भले ही मुझे अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगानी पड़े, मैं करूंगा। अगर कोई ऐसी जगह है जो तुम्हारी मदद कर सकती है तो वह आइस गॉड्स पैलेस है। लेकिन आइस गॉड्स पैलेस के लोग अपनी बेरुखी और सनकी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनसे संपर्क करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जिंग होंगचन भी आइस गॉड्स पैलेस के बारे में जानता था और स्वाभाविक रूप से यान शोजे भी जानते थे। उन्होंने पहले उनकी मदद क्यों नहीं मांगी थी, इसका कारण स्पष्ट था। आइस गॉड्स पैलेस के लोग आमतौर पर बाहरी लोगों की उपेक्षा करते थे, श्रेक अकेडमी को भी। क्या आइस गॉड्स पैलेस हमारी अकादमी का सम्मान नहीं करता? माँ शाओटाओ ने उत्सुकता से पूछा। श्रेक अकेडमी की पूरे महाद्वीप में ख्याति थी, आइस गॉड्स पैलेस इसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता था? यान शोजे कड़वाहट से हंसे। तुमने बॉडी सेक्ट के बारे में सुना है ना? माँ शाओटाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सुना है कि वे एक शक्तिशाली ताकत हैं, अकादमी से बहुत कमज़ोर नहीं। मेरी शिष्या होने के नाते तुम्हें बॉडी सेक्ट और श्रेक अकेडमी के बीच पिछले संघर्ष के बारे में पता होना चाहिए। बॉडी सेक्ट कुख्यात रूप से कठिन, अशिष्ट और अहंकारी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आइस गॉड्स पैलेस से निपटना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। बॉडी सेक्ट लापरवाह है और मुसीबत पैदा करने से नहीं डरती, लेकिन आइस गॉड्स पैलेस अलग है। वे शुद्ध रूप से अहंकारी हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति उदासीन हैं जो आइस टाइप सोल मास्टर नहीं है। आइस गॉड्स पैलेस का एक लंबा इतिहास है जो कथित तौर पर हजारों सालों का है, हमारी श्रेक अकेडमी से भी पुराना। 1000 साल पहले की एक कहानी है। एक बार बॉडी सेक्ट के नेता आइस गॉड्स पैलेस गए थे। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अंत में बॉडी सेक्ट के नेता को बाहर फेंक दिया गया था, जिससे सोल मास्टर दुनिया में काफ़ी हलचल मच गई थी। और यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय बॉडी सेक्ट के नेता रैंक 98 सुपर डोलो थे। उसके बाद भी बॉडी सेक्ट ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की और मामला अनसुलझा रह गया। अब क्या तुम आइस गॉड्स पैलेस की ताकत समझती हो? यदि आवश्यक न होता तो मैं इस विकल्प पर विचार भी नहीं करता, यान शोजे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बेशक वे जानते थे कि आइस गॉड्स पैलेस के पास माँ शाओटाओ की ईविल फायर को ठीक करने का कोई तरीका हो सकता है। महाद्वीप पर बर्फ को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था, लेकिन बॉडी सेक्ट के अनुभव को एक चेतावनी के रूप में देखते हुए उनके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? उन्हें डर था कि उन्हें भी बॉडी सेक्ट के नेता की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। यह मत सोचो कि आइस गॉड्स पैलेस हिम्मत नहीं करेगा, उन्होंने एक सुपर डोलो को बाहर फेंक दिया था, तो वे यान शोजे क्या थे, महज रैंक 96। बेरुखी मिलना तो सबसे अच्छी स्थिति होगी, अगर उन्हें पीटा गया तो वह वास्तव में शर्मनाक होगा। लेकिन माँ शाओटाओ की स्थिति में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। अपनी प्रिय शिष्या की खातिर यान शोजे सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें बस मार खानी पड़ेगी और थोड़ी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी। आखिरकार वे अपमानित होने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे, कम से कम बॉडी सेक्ट ने पहले ही रास्ता बना दिया था।
यान शोर्जे का स्पष्टीकरण सुनकर माँ शाओटाओ चौंक गई। उसे आखिरकार समझ आया कि आइस गॉड्स पैलेस की जड़ें कितनी गहरी थीं। यदि वे बिना किसी प्रतिशोध के रैंक 98 सुपर डोलो को बाहर फेंक सकते थे, तो इसके पीछे की छिपी हुई ताकत भयानक थी। ऐसी ताकत के साथ श्रेक अकेडमी को भी अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब उसे समझ में आया कि उसके शिक्षक ने पहले आइस गॉड्स पैलेस का जिक्र क्यों नहीं किया था। साथ ही वह गहराई से भावुक हो गई, यह महसूस करते हुए कि उसके शिक्षक उसके लिए कितना बलिदान देने को तैयार थे। आखिरकार आइस गॉड्स पैलेस का बाहरी लोगों को अपमानित करने का इतिहास रहा था और उसके शिक्षक को भी उसी का सामना करना पड़ सकता था। टीचर, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। आइस गॉड्स पैलेस कोई अच्छी जगह नहीं लगती, माँ शाओटाओ ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसके शिक्षक को अपमान सहना पड़े। यान शोर्जे हंसे। ये सिर्फ प्रतिष्ठा की हानि है, ऐसा नहीं है कि मेरी जान को खतरा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आइस गॉड्स पैलेस से संपर्क करना भले ही कठिन हो, लेकिन वे कोई दुष्ट संप्रदाय ईविल सेक्ट नहीं है। वे बॉडी सेक्ट की तरह बिना किसी कारण के लोगों को नहीं मारेंगे। और कौन जानता है, हो सकता है कि उस बॉडी सेक्ट नेता ने ही उन्हें अपमानित किया हो, इसीलिए उसे बाहर फेंक दिया गया। मैं हमेशा विनम्र और तर्कसंगत रहता हूँ, इसलिए आइस गॉड्स पैलेस के पास हद पार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, यान शोर्जे ने मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ शाओटाओ बस उन्हें देखती रही और भी अधिक भावुक महसूस कर रही थी। ऐसा शिक्षक मिलना वास्तव में उसका सौभाग्य था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके शिक्षक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। वह फिर से बोलने ही वाली थी, लेकिन यान शोर्जे ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। ठीक है, ये तय हो गया। सियोटाओ, अभी के लिए वापस जाओ, मुझे अन्य मामलों पर ध्यान देना है। माँ शाओटाओ अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यान शोर्जे की आंखों में गंभीरता देखकर उसने अपनी बात निगल ली। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया और चली गई। यान शोर्जे ने एक गहरी सांस ली। वे शांत दिख रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि वे थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे। बिना किसी कारण के अपनी प्रतिष्ठा कौन खोना चाहेगा, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। यान शोर्जे ने फिर से आह भरी और उनकी आकृति गायब हो गई। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही सी गॉड पवेलियन में थे। उन्होंने अपने फैसले की सूचना म्यूएन को दी और उनकी स्वीकृति मांगी। म्यूएन की झुकी हुई आकृति और भी कमजोर लग रही थी, लेकिन उनकी धुंधली आंखें थोड़ी स्पष्ट हो गईं। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, तो आगे बढ़ो। टूर्नामेंट में अभी कुछ समय है, इसलिए इंतजार मत करो, जल्दी जाओ। आइस गॉड्स पैलेस के लोगों से संपर्क करना वास्तव में कठिन है, लेकिन वे पूरी तरह से निर्दयी नहीं हैं। मेरे पास एक ड्रैगन पिल है। इसे अपने साथ ले जाओ और देखो कि क्या इसे सियोटाओ के इलाज में उनकी मदद के बदले बदला जा सकता है, म्यूएन ने 2 बार खांसने के बाद कहा। टीचर, वह बहुत कीमती है। यान शोर्जे चौंक गए। एक ड्रैगन पिल, और वे इसे यूं ही दे रहे थे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सियोटाओ एक ड्रैगन पिल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह लेक्सियून से कम प्रतिभाशाली नहीं है। अब जब शैनजी घायल है, श्रेक अकेडमी को तत्काल समर्थन के नए स्तंभों की आवश्यकता है। लेक्सियून और सियोटाओ दोनों में अल्टीमेट डोलो के पद तक पहुंचने की क्षमता है। वे केवल प्रतिभाशाली नहीं हैं, वे श्रेक अकेडमी का भविष्य हैं। आइस गॉड्स पैलेस एक रहस्यमयी जगह है। वे एक देवता की पूजा करते हैं। जिस तरह हम कभी सी गॉड की पूजा करते थे, वे आइस गॉड की पूजा करते हैं। वे न केवल सियोटाओ की ईविल फायर की समस्या को हल करने में सक्षम हो सकते हैं, बल्कि उसे बदलने ट्रांसफॉर्म में भी मदद कर सकते हैं। श्रेक अकेडमी के भविष्य की तुलना में एक ड्रैगन पिल की कीमत बहुत कम है। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, एक ड्रैगन पिल या अकादमी का भविष्य? म्यूएन ने यान शोर्जे की ओर देखा और समझाया। यान शोर्जे में कई अच्छे गुण थे, लेकिन वे बहुत अधिक सतर्क थे। यही कारण था कि वे रैंक 96 पर अटके हुए थे और शायद अपने जीवन काल में रैंक 98 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके विपरीत माँ शाओटाओ में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता थी। यदि ईविल फायर न होती, तो वह शायद पहले से ही एक सोल सेज होती। और वह केवल 19 वर्ष की थी। उसकी प्रतिभा अपनी युवावस्था में म्यूएन की अपनी प्रतिभा से कम नहीं थी। म्यूएन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद यान शोर्जे अपने शिक्षक के तर्क को समझ गए। वास्तव में श्रेक अकेडमी को अभी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी शैनजी के पद का उत्तराधिकारी। अकादमी का भविष्य प्राथमिकता थी। उसकी तुलना में एक ड्रैगन पिल एक तुच्छ मामला था। टीचर, मैं समझ गया। मैं कल सियोटाओ को इलाज के लिए आइस गॉड्स पैलेस ले जाऊंगा, यान शोर्जे ने बोलते हुए सिर हिलाया।